नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। ये आपका डीओई की तरफ से दिया गया प्रैक्टिस पेपर है साइंस का, विज्ञान का। ठीक है, और ये 90 मिनट का है। ये 3 खंड में था, अ ब स खंड अ। 24 प्रश्न हम भाग 1 में कर चुके हैं, हम भाग 2 करने जा रहे हैं अब हम, जिसमें 20 प्रश्न है। ठीक है, कोशिश करेंगे चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो, भाग 2 में हम सारा निपटा दें। जो बच्चे पहली बार आए हैं वो अगर भाग 1 देखना चाहते हैं, और हमने काफी अच्छी तरह से सॉल्यूशन दिया है प्यारे बच्चों, बस टिक नहीं किया है, किस प्रकार से वो आंसर है वो भी समझा है, तो लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आप आसानी से जाके देख सकते हैं। तो चलिए कुछ देरी नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, आपके 24 हो गए तो प्रश्न नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। तो खंड ब, ठीक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है, भाग 2 यहां शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, खंड ब 24 प्रश्न, क्रमांक संख्या 25 से 48 होते हैं। इस अनुभाग में किन्हीं 20 प्रश्नों को हल करिए। पहले 20 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। आपने अगर 20 से ज्यादा कर दिया तो पहले 20 ही सॉल्यूशन को देखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे इस प्रकार है, C6H12O6 AQ प्लस 6O2 एरो का निशान। अच्छा, इनका एरो इस प्रकार से बनता है, बहुत अच्छी बात है, सस्ती प्रिंटिंग है इनकी। X CO2 प्लस Y H2O प्लस एनर्जी। ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है, CHO 612। जैसे मैंने आपको याद भी कराया था, अगर आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख रखी है तो चलो ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं CO2 कितना होना चाहिए, तो मोस्टली जो जितना यहाँ पे होता है मैं उतना ही लिख देता हूँ, फटाक से काम हो जाएगा। तो 6 है, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ तो कार्बन हो गए 6, तो यहाँ पे कार्बन है कितने 6, तो ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैंने ऑप्शन 6 लिख रखा तो यहाँ पे भी 6, तो अगर यहाँ पे 6 लेता हूँ तो H2 6 दूना 12, ठीक है, 12 H2 है, तो हाँ 6 सही है। अगर 7 जब पहले 6 पे ही आ जाए तो फिर बाकी चेक ही क्यों करें, गड़बड़ चला जाएगा। यहाँ 7 करते तो 7 दूना 14, यहाँ पे 14 तो है ही नहीं, H तो 12 ही है, तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। अम्ल, जब अम्ल की कुछ मात्रा पानी में डाली जाती है तो इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये 2 बार इस प्रश्न में आ चुका है, इस प्रश्न पत्र में, तो काफी अच्छे ध्यान से कर लेना। तो आपका आयनीकरण और तनुकरण होता था। आयनीकरण, अगर इसमें देखो तो आयनीकरण हो रहा है और तनुकरण हो रहा था, उदासीन नहीं था, याद रख लेना। इससे इस टाइप के क्वेश्चन पहले आए थे। लवण का निर्माण नहीं, लवण अम्ल और क्षार होंगे तब बनेगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा होगा, पहला और दूसरा, सॉरी तीसरा, पहला और तीसरा सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ही कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 26 था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार से आपका, सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। बिल्कुल हाँ, जो अधातुएं होती विद्युत की कुचालक, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु विद्युत की सुचालक है। मतलब अधातु है, विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन आपको एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जिसमें से बिजली आसपास हो सकती है। हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, फ्लोरीन। अब याद रखना, जो ग्रेफाइट है आपका, तो बहुत अच्छे प्यारे बच्चों अपने पढ़ा, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। ये आपका कार्बन का अपरूप होता है, और हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। और हीरा और ग्रेफाइट में यही अंतर है आपका, जो हीरे में से होती है बिजली पास नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी बिजली पास कर देता है। जो आपका पेंसिल का सिक्का होता है ना आगे का, उसे ही बोलते हैं ग्रेफाइट। कभी आप प्लग के अंदर डाल के मत देखिएगा, सॉकेट के अंदर, नहीं तो झटका लगेगा और झंझना आ जाएंगे पूरी अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 28 तरफ आते। क्वेश्चन नंबर 28 किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक का यौगिक बनाता है, जो पानी में घुलनशील भी है। यह तत्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पलट के देखेंगे। कैल्शियम, कार्बन कैसे घुलेगा प्यारे बच्चों। सिलिकॉन, आयरन में घुल सकता है क्या, आपको लग रहा है। तो ये 2 चीजें तो बिल्कुल गलत है। तो कैल्शियम हाँ आसानी से घुल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार से दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में कॉलम द्वितीय से सही मिलान करिए। कॉलम ए से कॉलम द्वितीय पे व्यंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, धोने का सोडा, रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण, स्थायी कठोरता को हटाना, और सोडियम कार्बोनेट तथा दुर्बलियत। तो बहुत अच्छा है। पहले तो दूसरा, स्थायी कठोरता को हटाने, धोने का सोडा। ठीक है, धोने का या खाने का या बेकिंग सोडा। जो आपका धोने का सोडा है वो स्थायी कठोरता को हटाने काम करता है, तो सबसे पहले इसको मिला दें, तीसरे को बी से मिला देंगे हम। ठीक है, नीले पेन से विरंजक चूर्ण को ही हम
साइंस में कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपका सी यहाँ से मिल जाएगा, ए का सी, ए का सी, ए का सी, ए का सी है, और ये क्या तीसरे का बी, तीसरे का ए मिला दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ भी मैच तो नहीं हो रहा है, तो एक बार देखते हैं ऑप्शन में ठीक से गलती तो नहीं कर दी। बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग जो पाउडर होता है जो खाने में डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा दुर्बल खाद्य, अच्छा यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला जो दूसरे का वो सी में आ जाएगा, दूसरे का सी में आ जाएगा, ठीक है। और काला पेन मेरे पास है, ठीक है, ऑप्शन इसी प्रकार से मिला है, थोड़ा सा गलती, और यहाँ पे पहले का पहला ही हो जाएगा, पहले का पहला ही हो जाएगा, ठीक है। व्यंजक चूर्ण रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक होता है, और दूसरा बेकिंग पाउडर जो खाने वाला होता है, तो यहाँ देखो दुर्बल खाद्य अम्ल का, ठीक है, तो खाद्य याद आ गया, तो इस वाले से बेकिंग पाउडर में चला जाएगा, ठीक है। और धोने का सोडा तो ठीक है, जो हम जल में डालते हैं स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, पहले का सी तो मैच हुआ, लेकिन दूसरे का फिर से देखते हैं, पहले का पहला, पहले का पहला, पहले का पहला ए और डी, और जो आपका दूसरे का सी, दूसरे का सी, और तीसरे का बी, तीसरे का बी, तो ऑप्शन डी सही है आपकी बार, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मैग्नीशियम धातु के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखना ये सत्य नहीं है, नहीं वाले में से कई बार आता है प्यारे बच्चों का। ऑक्सीजन के साथ अम्ल अभिक्रिया करके एक चमकती हुई श्वेत ज्वाला उत्पन्न करता है, हाँ ठीक है। मैग्नीशियम धातु, आपने मैग्नीशियम रिबन तो स्टार्टिंग में जलाया होगा पहले ही उसमें। शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो पहले तो शीतल जल से करता ही नहीं है, ठीक है। और गर्म पानी में, हाँ ठीक है, गर्म पानी से अभिक्रिया करके, गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, तो ये वाला सही है। और आपका भाप के साथ अभिक्रिया करता है, बिल्कुल ये भाप के साथ, जो गर्म पानी तो भाप के साथ तो लगभग करता ही है, तो आपका इसका शीतल जल वाला गलत है ऑप्शन। तो इस हिसाब से 3 इसके सही है, तो बी वाला गलत, तो इस वजह से 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ गया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपका, ये बहुत अच्छा है। आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक 2 कथन है, अभिकथन ए तथा कारण आर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। उत्तर देना है आपको। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ए और आर की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब दोनों सही है लेकिन एक व्याख्या करता है, एक व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 33, अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आग बुझाने में उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल क्षार है। नहीं भैया, ये दुर्बल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो दोनों सत्य है लेकिन ए दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा बी पे। मैं ऑप्शन ए ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे बी, इसका बी होगा क्या, ए तथा आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 32 पे चलते हैं। 32 पे क्या पूछ रहा है? अभिकथन ए है जो है, प्रकाश संश्लेषण को एक ऊष्मशोषी अभिक्रिया माना जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ देखो, जो ऊष्मशोषी होगी तो ऊर्जा कैसे उत्पन्न करेगा? तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए सत्य है और आर असत्य, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 33 पे। 33 क्या है आपका? 33 कह रहा है क्षुद्रांत्र, ठीक है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में दीर्घरोम होते हैं, बिल्कुल सही है। दीर्घरोम अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, हाँ बिल्कुल, सतह बढ़ा देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। तो ए मतलब मेरे ख्याल से ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसका ए सही है। दोनों सत्य भी हैं और जो आर है ए की व्याख्या अच्छे से कर पा रहा है। 33 के बाद 34 पे आते हैं। 34 पे क्या कह रहा है? हमारे शरीर में मूत्र निर्माण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, बहुत अच्छा, सही है, ये भी सही है बात। मूत्र का निर्माण ग्रहण किए हुए जल तथा अवशोषण भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है, बिल्कुल ये ए दोनों सत्य है, और जो आपका आर है उसकी मतलब की व्याख्या कर रहा है। 34 के बाद आ जाते हैं हम 35 पर। 35 पे क्या कह रहा है आपका? 35 भोजन के डिब्बे में अंदर की परत जिंक के बजाय टीन की होती है, हाँ ठीक है। जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, हाँ
व्याख्या कर पा रहा था, नहीं तो हम जिंक ही लगा देते। तो इसका ए, इसका भी ए, 35 का ए। अब आते हैं 36 पर। 36 पर देखो, निम्नलिखित में से किसमें हृदय से रुधिर का परिसंचरण चक्र एक चक्र में केवल एक बार होता है, एक बार में होता है। खरगोश, शीप, हाँ तो ये सरीसृप वाले में हो जाता है, ठीक है, पक्षियों वाले में भी होता है, ठीक है, कछुआ वाले, वेल आदि जिस वाले में होता है, और एक चक्र में होता है आपका छिपकली में, डॉग फिश में। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। तो 36 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो एक आप लोग तो होमवर्क ले लेते हैं। 37 आपका HW। नीचे दिए गए रेखा चित्र में हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हुए कुछ तत्व की अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया को दर्शाया गया है, ठीक है। इसका आपको ऑप्शन चूज करना है, पहला, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, ठीक है। 37 हो जाता है। 37 के बाद अब आ जाते हैं, 37 आपका होमवर्क पे चला जाता है आपका। अब आ जाते हैं 38 पर। 38 पे, लसिका तंत्र में लसिका के अंदर प्लाज्मा की तुलना में डैश अधिक होता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ज्यादातर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपका यहां से सवाल लगाने वाला आ जाता है। क्या कह रहा है, यदि किसी लेंस की क्षमता माइनस, याद रखना डैश नहीं है, -2.0 है, तो इसका अर्थ है कि यह लेंस एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी -50, उत्तल लेंस है जिसकी फलाना ढिमकाना है, ये अवतल लेंस है जिसका फोकस -50 है, उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर। तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो क्वेश्चन 39, क्वेश्चन 39 इसमें कह रखा है P = -2 डायोप्टर। अगर जो नहीं दे रखी लेकिन लेंस की जो क्षमता होती है डायोप्टर में होती है, आपने कई बार लगा चुके हो, और फॉर्मूला होता है P = 1/f, P = 1/f। तो अब यहाँ पे f को यहाँ ले जाके f = 1/p भी कर सकते हैं, f = 1/p भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे f का पता ही है, और यहाँ पे 1/ नीचे क्या है 2, p = -2d था, और -2m लिख सकते हैं। m क्यों, जो डायोप्टर था वो मीटर में होता है हमेशा, तो f बराबर ये ऊपर जाएगा, ये आधा है तो आधा हो जाता है 0.5 ही तो लिखते हैं, माइनस में तो माइनस में, ये m मीटर में है, ये f बराबर तो -0.5 गुणे में 100 कर देंगे तो किसमें हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में। अगर इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए 5.0, ठीक है, ऐसे हो जाएगा माइनस सेंटीमीटर। तो आपका -50 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन में -50 कहाँ पे है, और -50 +50, अब -50 आया तो सीधे सी बात इसका ऑप्शन होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी -50 मीटर है। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 39 खत्म हो गया, आ जाते हैं 40 पर। 40 सूर्य की किरण किसी अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है। वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि उसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान हो, वस्तु के आकार के समान। तो इसमें देखो दो चीज दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर है आपका 43, सही है ना, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है आपका कि सूर्य की किरणों किसी अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पर अभिसारित करती है। तो जो इसका फोकस है, फोकस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अभिसारित वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसी हिसाब से बने। तो ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु के समान आकार के लिए वस्तु को 2f पर रखना होगा, 2f पर रखना होगा। तो 2f कितना है 25, 25 दूना 50 सेंटीमीटर, किस पे 50 सेंटीमीटर पर रखना होगा। तो ऑप्शन इसका होगा 50 सेंटीमीटर, दर्पण के 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, बिल्कुल इधर 50 सेंटीमीटर परे भी है तो दूरी पर है तो वही लगाएंगे। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ लग चुका है। क्वेश्चन नंबर आपके चले जाते हैं 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41, ये जीव जो मृत और सड़े गले पदार्थ पर उगते हैं, जीवाणु, फफूंद, मृतपोषी। अरे तो मृतपोषी, चौथा ऑप्शन क्या देखें, मृतपोषी ही कहलाते हैं वो।
क्वेश्चन नंबर 41 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, वृक्क में केशुकागुच्छ का कार्य है, क्या कार्य है? लवड़ों का पुनः अवशोषण नहीं, निस्यंदन द्वारा मूत्र का निर्माण, निस्यंदन मतलब समझ लो फिल्ट्रेशन जो होते हैं वो होता है, और इनका मेन का फिल्ट्रेशन वाला ही होता है, मूत्र को एकत्रित करना, मूत्र का स्राव करना, तो यहाँ पे निस्यंदन ही कहलाएगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 फिर लगाने वाला आ गया इसे, एक गोलीय लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लौह का प्रतिबिंब लेंस की दूरी दूसरी तरफ उसके प्रकाश केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर स्क्रीन बन जाता है। इस लेंस की फोकस दूरी होगी। देखो इसने 2-3 चीजें दे दी है, पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें देखो u बराबर दे दिया गया है, ठीक है। u कितना है आपका, गोली तरफ 30 सेंटीमीटर दूरी पर जलती मोमबत्ती, तो 30 सेंटीमीटर रखिए, तो माइनस, और u हमेशा माइनस में होता है, 30 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद दिया हुआ है लौह की दूसरी तरफ उसके प्रकाशीय केंद्र सेंटीमीटर प्रति स्क्रीन बनता है, तो स्क्रीन मतलब प्रतिबिंब v बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। अब याद रखना ये आपका गोलीय लेंस है, तो गोलीय लेंस जो होता है वो जो भी प्रतिबिंब बनेगा दूसरी तरफ बनेगा, इसलिए ये आपका हमेशा प्लस में होगा। किसी को नहीं समझ में आता वो, तो आपका फोकस, तो f बराबर क्वेश्चन मार्क, f बराबर पूछ रहा है, तो आपको लेंस, ठीक है, लेंस सूत्र तो याद होगा। लेंस सूत्र क्या होता है आपका, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो आपको f निकालना यही कि यही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/f बराबर 1/v, v कितना है 60 माइनस 1/u, u कितना है -30, इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। 1/f बराबर 1/60, ये प्लस में हो जाएगा 1/30, तो 1/f बराबर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 1 प्लस ये 2 बार में जाएगा आपका, तो 1/f बराबर 3/60, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 20, इसे रिवर्स करते हैं, f बराबर 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर 20 है, इसमें 20 सेंटीमीटर ये रहा आंसर। तो लाल पेन से टिक करते हैं कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। कौन सा कथन एक लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच संबंध है? जब क्षमता बढ़ती है तो फोकस दूरी घटती है, अच्छा। जब क्षमता बढ़ती है तो फोकस दूरी बढ़ती है, अच्छा। फोकस दूरी कम बराबर, ये ठीक है। अब देखो ये आप समझा देता हूं मैं, ठीक है। ये आपको हमेशा अभी आप इस सूत्र आपने अभी याद लगाया था, तो आपका डायोप्टर जो P बराबर फोकस क्षमता 1/f होता है। अब ये देखो कौन सा कथन P और फोकस के बीच संबंध बढ़ाता है। जब क्षमता बढ़ती है तो फोकस दूरी घटती है, जो क्षमता बढ़ती है, अब देखो ये जो बढ़ेगा जो फोकस दूरी है वो हमेशा कम होता है, याद रख लेना, ठीक है। अब P आप 2 ले लेते हैं, ठीक है, मैं दूसरे पेन से लगा दूं, एक बार 2 ले लेते हैं तो 1/f होगा, अगर रिवर्स करते तो 1/2 बराबर f हो जाएगा, और 1 बराबर P बराबर कितना लेते हैं 4। अब देखो हमने बढ़ा दिया तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो 1/f है, और इसे रिवर्स करेंगे तो आपका 1/4 बराबर में f। देखो 2 था तो ये आपका आधा हो गया फोकस दूरी, जब हमने उसकी क्षमता बढ़ाई तो फोकस दूरी 1/4 होगी, तो क्षमता बढ़ती है तो फोकस दूरी घटती है, तो इसका ऑप्शन फोकस बढ़ती है तो दूरी बढ़ती है, सॉरी घटती है, फोकस पहला वाला सही है आपका, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आप लगा के देख सकते हैं, थोड़ा सा इससे प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन में चलते हैं 45 की तरफ। एक आयताकार कांच के गुटके की से गुजरती प्रकाश किरण के पाथ को पता लगाने के लिए 4 विद्यार्थी ने एक प्रयोग के प्रेक्षणों को निम्नलिखित तरीके से सारणीबद्ध किया है। अच्छा, एक प्रेक्षण किया उसे सारणीबद्ध करें, किस तरीके सारणीबद्ध है वो आप देख लेते हैं। इस प्रकार से है विद्यार्थी 1 2 3 4, तो किसका सबसे उत्तम प्रेक्षण है, सबसे उत्तम प्रेक्षण बताना है आपको। अब देखो किसने किया है, ठीक है, कांच में से आई बराबर 30 है, 18, फिर एंगल ई आपका उसका 32 है, 30 है, 20 है, 30.5 है, ठीक है। किस प्रकार से एक बार देख लेते हैं, आई और आर फिर एंगल ई। देखो ये आपका इस प्रकार से है 10.10 आयताकार कांच के स्लैब में प्रकाश का पवर्तन। अब ध्यान से देखेंगे एंगल आई एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर।
अब यहाँ पे देखो कि ये लाइन इस प्रकार से जा रही है, लेकिन आई जितना भी एंगल आई रहा हो आर उससे कम होगा, आर कम होगा। आप देखते हैं आर कम है तो किसका किसका आर कम है, आर 30 से कम है, अच्छा है, 30 से कम है ये भी अच्छा है, 30 से कम है ये भी अच्छा है, 30 से कम है ये भी अच्छा है। अब ये देखिए एंगल ई जो होता है, एंगल ई देखो जो बाहर निकलता है उसे एंगल ई कहते हैं। ये एंगल ई जो होता है ये आई के हमेशा बराबर होता है, आई के हमेशा आसपास ही रहेगा ये वाला, ठीक है। तो यहां देखते हैं और यहाँ पे आई के बराबर कितना है, आई के आसपास होता है, ठीक है। तो 30 है, तो देखो 30.5, ठीक। और ये आपका है 30 है, ये 32 है, 30 है, ये 32 है, ठीक है। ये तो ज्यादा ज्यादा होता चलेगा, 30 है, ये 34 है। तो ये आपका आसपास मैंने कहा था बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो आपका ये 30 बिल्कुल सही है। तो विद्यार्थी दूसरे वाले का सही है, विद्यार्थी जो बी है ये दूसरा सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने आप बुक में भी एक बार देख लेना, अगर सपोर्ट मटेरियल मिली तो उसमें भी देख लेना एक बार प्यारे बच्चों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है यदि निर्वात में सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है तो हीरे में प्रवेश का वेग होगा, प्रकाश का वेग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपवर्तनांक चेंज कर करके ये क्वेश्चन हर बार आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसे एक बार सवाल लगा लेते हैं फटाक से। प्रकाश की जो चाल होती है एक बार लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में देखो निर्वात में प्रकाश की चाल, इसमें एक चीज नहीं दी आपको याद होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल, जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतनी स्पीड चलती है वो, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक कितने दिया गया है यहाँ पे, हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है 2.5, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है आपका, हीरे का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल। यहां पे आपका हीरे के जगह प्यारे बच्चों वो कांच भी दे सकता है, कांच, ठीक है। जल भी दे सकता है, यहाँ पे कांच जल अलग अलग देगा, लेकिन और लगेगा सब इसी बेस पे, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया था 2.5, तो यहाँ पे मैं लाल पेन से लिख दूं 2.5 दिया गया था। निर्वात प्रकाश चाल कितना है 3 × 10⁸ और अपॉन में हीरे की प्रकाश चाल ये पूछ रहा है, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। यही तो पूछ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा ये x, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 10⁸ ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 2.5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आपका तो 1.2 × 10⁸ आएगा आपका, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा, और ये मीटर प्रति सेकंड में होगा 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर होगा। तो 8 यही है, 1.2 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। 46 के बाद 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ये रहा 47। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करते तो उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वीडियो बनाने समय उस टाइम पे बातों को ध्यान रखता हूँ। आप लोग का कमेंट करते हैं तो अच्छा भी लगता है, तो वीडियो लाइक करते हैं और अच्छा लगता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक से अधिक बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये अवतल दर्पण की बात करें तो प्यारे बच्चों मैं आपके बुक में से एक बार देख लेता हूँ क्या कह रहा है, वास्तविक से अधिक बड़ा। तो यहाँ देखेंगे समान साइज बड़ा, वर्धित बड़ा, ठीक है। ये वाला है आपका, ये आपका देखेंगे अवतल दर्पण के। तो समान साइज है यहाँ पे, वर्धित बड़ा है, अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा क्या है, एफ पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर आवर्धित बड़ा, उसने बस बड़ा बोल रखा है, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में होना चाहिए, सी और एफ के बीच में, ऑप्शन में इस प्रकार से होना चाहिए, सी और एफ के बीच में। सी वक्रता त्रिज्या, ठीक है,
फोकस दूरी से कम पे, वक्रता त्रिज्या सी और एफ के बीच में, वक्रता त्रिज्या से दूर, सी से दूर। तो देखो मैंने कहा सी और एफ के बीच में वक्रता त्रिज्या और फोकस, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अगर आप चार्ट याद कर लेते हैं, मैंने पिछली बारी वीडियो में भी दिखाया था, अगर ये आप याद कर लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और स्कूल में आपसे कराया भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई वस्तुओं को अभिक्रियाशील के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। तो सबसे पहले सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम। ठीक है, ये तो रटा रटाए वाला है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे है ए बी सी। सबसे पहले सोडियम, ये तो होगा ही नहीं, सबसे पहले सोडियम, ये है, ये है, ये है, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये है, जिंक आयरन नहीं है, तो जिंक भी नहीं है और आयरन भी नहीं है, तो 3 कड़े, एक ही बचा, तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे चलते हैं केस स्टडी पर आधारित प्रश्न 1। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगी। मैं भाग 3 लेके इसके बाद आऊंगा। भाग 3 में केस स्टडी प्रश्न पर आधारित जो 49 प्रश्न है आपके, जो बाकी भी जितने प्रश्न आपके बचे होंगे सभी मैं सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन रह गए होंगे आपके, तो वो भी मैं सोल्व जल्दी से करा दूंगा आपका। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आगे जो इसका भाग 3 होगा, केस स्टडी पर आधारित प्रश्न को लेके आएंगे हम और आपकी मदद करेंगे, ताकि आप पेपर में जाएं तो और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अपने घर और परिवार वालों का नाम रोशन कर सके। मैं सीबीएसई क्लास से इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार की वीडियो लेके आता रहूं। मैं सीबीएसई क्लास वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।